भाई यार आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज की जो रिपोर्ट आ रही है बड़ी तगड़ी आ रही है। जो सुपरस्टार्स को देखने के लिए फैंस वहां पे आ रहे हैं, मतलब कि जो ग्राउंड में इवेंट्स होते हैं, शोज की मैं बात कर रहा हूँ। ऑटवा में भी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हुआ था, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बन चुका है अब तक का। ये चीज़ अभी एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी हुई थी और अब ये ऑटवा में हुए शो के लिए भी हो चुकी है। तो मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज को देखने के लिए। ये कोविड के बाद से मैं कई बार कहता हूँ बहुत बड़ा चेंज आया कि भाई पहले ऑडियंस भले ही टीवी में नंबर्स में ज़्यादा आ जाती थी, लेकिन जब शोज देखने आने की बात होती थी तो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एरिनाज हैं वो काफ़ी खाली रहते थे। लेकिन सिचुएशन अब पूरी चेंज हो गई है और मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप भी इस हफ्ते काफ़ी सही रही, क्योंकि लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 1.8 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते व्यूअरशिप बढ़ गई है, 2 मिलियन से ऊपर पहुंच गई भाई। और ये थी 2.006 मिलियन व्यूअर्स। तो अच्छी बात है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई रोड टू रेसलमेनिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और पिछले काफ़ी सालों में ऐसा मैंने देखा नहीं है कि फैंस की अलग से कोई एक्साइटमेंट दिखती थी पेपर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, जबकि प्रॉफिटेबल स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई तब भी जाती है। और अब तो भाई ये हमको नंबर्स में भी अच्छा दिख रहा है मामला, और क्राउड शोज को देखने भी आ रहा है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई पैसे तो कमा ही रही है। तो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत बढ़िया सीन चल रहा है। और जो नेक्स्ट स्टोरी है वो भी इसी से रिलेटेड है। जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जैसे ही टीडी गार्डन के लिए अनाउंस किया, उसके बाद गाइस जो टिकट सेल्स है वो अचानक से बहुत ज़्यादा उछल गई हैं, और अब सिर्फ 1,500 के आसपास ही जो टिकट्स है वो बाकी रह गई हैं। उसके बाद जो पूरा शो है जहां पर जॉन सीना आने वाले हैं वो हो जाएगा सोल्ड आउट। तो 6 मार्च का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड कोई भी फैन मिस नहीं करना चाहता, और जो भी ऑब्वियसली वहां पे आसपास रहता है वो तो फिर चाहेगा ना कि वो इन पर्सन जाके जॉन सीना को देखे। अब होपफुली वहां पर उनकी बुकिंग भी अच्छी हो। वैसे जॉन सीना के आने से ही एक बिल्कुल अलग माहौल सा बन जाता है, तो बुकिंग से इतना ही फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी भाई बच के रहना, अब जॉन सीना आ रहे हैं तो उन्होंने बहुत बात कर ली। अब अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और एज के एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक ऐसा क्लॉज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ा देगा एज के लिए। और आप सोचेंगे अरे ऐसा भी कोई सुपरस्टार कर सकता है क्या। एज के बारे में गाइस रिपोर्ट ये है कि एज ने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2020 में, वहां पर उन्होंने इस क्लॉज को, इस कंडीशन को डाला हुआ है कि भाई तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है अगर तुम मुझे कोई चैंपियनशिप नहीं जितवाओगे। हाँ भाई सही सुन रहे हो, ये क्लॉज में लिखा हुआ है चैंपियनशिप जितवाने का नहीं बल्कि ना जितवाने का। भाई एज ने सिंपली कह दिया मैं आया हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस फैंस को दोबारा से वो फीलिंग देने के लिए जो कि पहले मुझे देखते थे, और मैं यहाँ पर टैलेंट्स को ओवर करना चाहता हूँ, मैं यंग टैलेंट्स की मदद करना चाहता हूँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए आज वापस आए। तो भाई अब तुम क्या ही बोलोगे। सोचो हर कोई सुपरस्टार जहाँ पर पैसों के पीछे भाग रहा है, हर कोई सुपरस्टार चाहता है उसको चैंपियनशिप मिले। इवन मैं एज के इस टाइम की भी बात कर रहा हूँ, इस टाइम पर भी सुपरस्टार्स की मैं फीलिंग रहती है भाई अभी उनको एक चैंपियनशिप और चेज करनी है, लेकिन एज अब उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं। और इसके लिए भाई रिस्पेक्ट है उनके लिए कि वो इस बिजनेस को वापस देना चाहते हैं जो चीज़ उन्होंने इस बिजनेस से कमाई हुई है। तो कुछ अगर एज के बारे में अच्छे शब्द है आपके तो आज इस कमेंट सेक्शन को खाली मत छोड़ना, वरना मैं ये सोचूंगा तुमने दगाबाजी कर ली एज के साथ। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर अंडरटेकर से ब्रॉक लेसनर के बारे में सवाल पूछा जाता है कि अगर अंडरटेकर के बारे में तुम्हें ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ कहना हो तो अंडरटेकर तुम क्या कहोगे। इस पर उन्होंने कहा अनदर डूड फ्रीकी एथलीट मैन, ही डोंट गिव टू शिट ईदर, ब्रॉक इज नॉट अ पीपल पर्सन व्हाटसोएवर। ऐसा करके उन्होंने बताया था भाई ब्रॉक लेसनर वैसा बंदा नहीं है हाँ जो लोगों के आसपास मिले बैठे और वो ऐसे बिल्कुल भी बैक से इन्वॉल्व नहीं होता चीज़ों में। अंडरटेकर ने भी इस बात को कंफर्म किया है। वैसे गाइस मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी अंडरटेकर के मैच की बात, क्या हुआ था रेसलमेनिया 30 में स्ट्रीक टूटने के बाद, और उस टाइम पर जो ब्रॉक का बिहेवियर था वो अब तक उनका कभी भी नहीं हुआ है वैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। वो आप जाके देखना शॉर्ट्स के टैब में हमारे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाके सारी की सारी शॉर्ट्स भी आप देख लेना, क्योंकि अब शॉर्ट्स वगैरह भी काफ़ी कंसिस्टेंट आती हैं। तो ये अंडरटेकर ने बात बोली ब्रॉक लेसनर के बारे में। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K23 जो गेम है वो ऑफिशियल जॉइंट स्पॉन्सर बन चुका है स्नीकर्स के साथ में रेसलमेनिया के लिए। अब आपको पता ही है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K23 की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है। हाइप इसकी चलती है जब भी गेम लॉन्च होने वाला होता है उससे पहले। तो अब इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के लिए भी जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स है वो स्नीकर्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K23 को भी बना दिया है। ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, छोटी सी अपडेट है आप लोगों के लिए। अब जो बड़ी चीज़ है वो है मनी इन द बैंक के बारे में। मनी इन द बैंक आपको पता है O2 अरेना से होने वाला है जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो होगा। और गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसकी टिकट्स बेचनी शुरू करी है, जो फ्लोर प्लान है, जो सीट्स बिछाई हुई हैं, उससे गाइस एक चीज़ कंफर्म पता चलती है कि जो एंट्रेंस टाइप चीज़ होने वाली है मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट से वो कुछ वैसी होगी जैसे हमने क्लैश एट द कैसल में देखा था। मतलब जैसे ट्रेडिशनल नहीं होता कि भैया पीछे से बड़ी सी एलईडी है वहां से सुपरस्टार चलते हुए आ रहा, वैसा नहीं होने वाला। ये टनल से निकलते हुए टाइप एंट्रेंस होने वाली है। और आपको याद होगा क्लैश एट द कैसल के अंदर भी हम लोगों ने ऐसे ही देखा था। और गाइस ना सिर्फ ये मनी इन द बैंक में होगा, लेकिन क्योंकि उससे पहले स्मैकडाउन का एडिशन भी वहीं से होने वाला है, तो स्मैकडाउन के अंदर भी जो एंट्रेंस है वो कुछ ऐसी होगी। कितना अलग सा लगेगा ना कि भाई वीकली शो के ऊपर ऐसा लग रहा है कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है, लेकिन क्योंकि स्मैकडाउन और मनी इन द बैंक सेम जगह से है तो फिर इसी वजह से वो जो दोनों का ना ऐसे स्ट्रक्चर होने वाला एंट्रेंस करने वाला वो सेम ही होगा। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और रोमन रेंस ने गाइस कुछ बैक
बैक स्टेज से पिक्चर्स वगैरह निकाली हुई हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये उन्होंने कैप्शन डाला बिहाइंड द ग्रेटनेस, और यहाँ पे सबसे पहले तो वो पॉल हेमन के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी पिक्चर यहाँ पर देखें तो रोमन रेंस, ऐसा लग रहा है हाँ मैच खत्म करने के बाद शायद उन्होंने बैक स्टेज एंटर ही किया है। फिर यहाँ पे जे ऊसो भी खड़े हुए हैं बैक स्टेज, रोमन रेंस यहाँ पर पुशअप वगैरह भी कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और पॉल हेमन का इस तरीके से देखना रोमन रेंस को, और भाई जिमी ऊसो किस तरीके से देख रहे हैं। रोमन रेंस का द टुनाइट शो जिमी फैलन के ऊपर जो आया था, आई थिंक उससे रिलेटेड कुछ है। और बाकी यहाँ पर आप और भी फोटो देख सकते हो कैसे ग्रूमिंग वगैरह चल रही है रोमन रेंस की। अब इतना कुछ बताने के लिए तो है नहीं, लेकिन हाँ कुछ बैक स्टेज की चीज़ें होती है तो उसको हमेशा देखने में मज़ा तो ज़रूर आता है। विंस मैकमैन के बारे में गाइस अचानक से पता क्या बात चल रही है, ये बात चल रही है कि विंस मैकमैन ना वापस आ गए हैं दोबारा से, और अब फैंस तो नहीं, जो टैलेंट्स हैं बैक स्टेज उनके बीच एक डर का माहौल है। तो गाइस अब इसके बारे में फाइटफुल की तरफ से ये अपडेट है कि भाई अभी तक तो उनको तो कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि दोबारा से विंस मैकमैन क्रिएटिव में वापस आ गए, लेकिन गाइस एक बात मैं आपको बताता हूँ, सैमी ज़ेन और रोमन रेंस की जो पूरी स्टोरी लाइन है इसमें जो है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विंस मैकमैन का इनपुट था। विंस मैकमैन का भी इसमें जो है इनपुट रहा है, जो रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन की हम लोग अब तक स्टोरी लाइन देख रहे हैं। और गाइस ट्रिपल एच के बारे में आपको बताता हूँ कि अगर विंस मैकमैन की तरफ से कोई भी उनको एडवाइस मिलती है तो उसके लिए ट्रिपल एच भी ओपन रहते हैं। और क्योंकि वैसे भी आपको पता ही है ट्रिपल एच ऐसा नहीं कर सकते, यार चल मैं नहीं सुन रहा अब तेरी, ऐसा वाला तो एटीट्यूड रख नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है आगे जाके फिर उनको ही प्रॉब्लम हो जाए। तो विंस मैकमैन का स्टोरी लाइन के अंदर इनपुट था थोड़ा बहुत, हालांकि ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि विंस मैकमैन वापस आए, और मुझे लगता तो नहीं विंस मैकमैन वापस आए, क्योंकि कुछ चीज़ें टेलीविजन पर देख के ही समझ में आया था कि इस चीज़ को तो ट्रिपल एच ही बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और AEW का फिर से मजाक सा बन गया, क्योंकि टोनी खान ने बोला था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, लेकिन अनाउंसमेंट ये थी कि 1 घंटे का उन्होंने नया शो निकाल दिया AEW को, और इस बात पर AEW ट्विटर के ऊपर दबा के अलग अलग तरीके से ट्रोल हो रही है। ये वैसे मजाक बनना AEW का बहुत ज़्यादा हो गया है ये पिछले कुछ टाइम से, तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है जब से ट्रिपल एच कंट्रोल में आया, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा टोनी खान की तरफ झुकते थे वो इस वजह से क्योंकि विंस मैकमैन यहाँ पर थे, तो उनको कहते थे भाई बेटर तो अब टोनी खान ही है। लेकिन जब से ट्रिपल एच वापस आए हैं क्लियरली दिख रहा है कि नहीं भाई, अब जो फैंस हैं उन्होंने दोबारा से WWE का रुख कर लिया है। वैसे ये जंग वगैरह जो छिड़ी रहती है इसमें क्या ही बोले, मतलब टॉक्सिसिटी फैलती है, मजे लेने के लिए देखते हो तो फिर देख लो, वरना इन सारी चीज़ों का फायदा तो कुछ वैसे होने नहीं वाला। 12 मार्च को गाइस WWE का मेडिसन स्क्वायर गार्डन से लाइव इवेंट होने वाला है, और मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लाइव इवेंट छोटे मोटे तो होते नहीं है, और गाइस इसी वजह से वहां पर एक 20 मैन बैटल रॉयल होने वाला है, जहां पे आप लोग सुपरस्टार्स देख सकते हो कौन कौन फीचर होने वाले हैं। नीचे सुपरस्टार्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो ये 20 सुपरस्टार होंगे जो कि इस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड गाइस जो भी सुपरस्टार इस मैच को जीतेगा उसको मिलने वाला है गुंथर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस मैच से डिटरमाइन हो कि रेसलमेनिया में कौन फेस करेगा गुंथर को। अब रिपोर्ट्स अगर ब्रॉक लेसनर के साथ गुंथर के मैच की आ रही हैं, तो क्या ब्रॉक लेसनर इस मैच में स्टेप अप करेंगे बैटल रॉयल के अंदर? ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए। वैसे यहाँ पर स्पॉट तो सारे अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन शायद हो सकता है एंड में बिल्कुल ब्रॉक लेसनर को इस मैच में डाल दें और इस तरीके से सेटअप हो ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच, अगर ये हो रहा है। बाकी अगर ओमोस के साथ WWE ने उनको किया तो फिर तो इस बात की अब क्या ही कह सकते हैं। WWE 2K23 की रेटिंग्स रिवील के बारे में आपको एक बड़ी मस्त बात बताता हूँ। अब तक जो भी गेम्स आए WWE 2K के उसके अंदर जिमी एंड जे ऊसो की रेटिंग सेम होती है, लेकिन गाइस इस बार जो रेटिंग है उसमें थोड़ी सी दगाबाजी हो गई है, क्योंकि जिमी ऊसो को रेटिंग मिलती है 89 और जे ऊसो की रेटिंग जिमी ऊसो से ज़्यादा है 90, जिस पर उन्होंने रिएक्ट भी किया और वो लिखते हैं वी आर नॉट डॉग्स एनीमोर, मतलब वो बोलते हैं ऐसा कि हम अब जो है वी आर नॉट डॉग्स एनीमोर। और गाइस रोमन रेंस की रेटिंग की अगर बात करें तो 99 रेटिंग दी जा रही है रोमन रेंस के WWE 2K23 के गेम के कैरेक्टर के लिए, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा है। मतलब मैं सोच ही रहा था कि लास्ट ईयर अगर 95 है 2K22 में, तो फिर अब इस बार क्या होगी रेटिंग, तो भाई 99 रेटिंग है रोमन रेंस की, तो ये अपने आप में एक बड़ी मस्त सी चीज़ है। और गाइस जाते जाते आपको मैं जॉन मॉक्सली का एक रिकॉर्ड बता देता हूँ। आज इविल उनो के साथ उन्होंने AEW डायनामाइट पर रेसल किया और उन्होंने विक्ट्री ली। और गाइस इस तरीके से AEW की हिस्ट्री में पहले वो सुपरस्टार बनते हैं जिनकी झोली में 100 मैचेस में जीत आई है, और ये ऐसा करने वाले जॉन मॉक्सली AEW के पहले सुपरस्टार बनते हैं। तो बस आज की जो वीडियो थी ये तक कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।